अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हुलीना शिगरी। इंतखाबात के शोर और अदालतों में अहम तरीन केसेस के तनाजुर में आज पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और गैर मामूली दिन देखने में आया कि जब सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। ये पहला मौका है कि जब मुसलसल दो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस मुस्ताफी हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का सामना करने वाले जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मुस्ताफी हुए थे। सदर मुमलिकत के नाम लिखे गए अपने इस्तीफे में जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। जस्टिस एजाजुल एहसन के अब वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज काम नहीं करना चाहते और आइन के आर्टिकल 206 के तहत फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ आइनी मामलात और इंतखाबात से मुतालिक अहम तरीन पिटिशंस की समाअत हो, तो जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा किसी भूचाल से कम मालूम नहीं होता। गुज़िश्ता माह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ बेंचेस की तश्कील और ड्यूटी रोसले पर एक बड़ा इख्तिलाफ देखने में आया था, जिसका इजहार उन्होंने एक खत के जरिए किया था। जवाबन चीफ जस्टिस ने भी खत के जरिए ये वजाहत दी थी कि जस्टिस एजाजुल एहसन उन मामलात पर मशावरत के लिए सिरे से दस्तयाब ही नहीं थे। खतूत के तबादले के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन अमली तौर पर बेंच से गायब रहे और उन्होंने बतौर सीनियर जज जजेस कमेटी की मीटिंग्स में भी हिस्सा नहीं लिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को रवा साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनना था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद अब वो चीफ जस्टिस बनते। 2017 में जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पैनामा केस के मॉनिटरिंग जज भी रहे और जस्टिस एजाजुल एहसन के मुस्ताफी होने के बाद अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होने वाले जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला खासी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मुस्ताफी होने के बावजूद अपना दिफा पेश करने का एक और मौका फराम कर दिया है। आज की समाअत के दौरान चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि यह नहीं हो सकता कोई शख्स इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह कर जाए और हम देखते रहें और कार्रवाई ना करें। उनका मजीद कहना था कि जज की बरतरफी अब गैर मुतल्लिका मसला है, काउंसिल कोई ना कोई फाइंडिंग तो देगी। अटॉर्नी जनरल मावनत करें कि काउंसिल में यह मसला कैसे हल होगा और आगे कैसे बढ़ा जाए। दूसरी जानिब इंतखाबी निशान की जंग भी अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले के निशान पर रिलीफ हासिल करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती अहकामात के बावजूद पार्टी सर्टिफिकेट जारी न होने या न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन भी पीछे नहीं रहा और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल का दिन इस हवाले से खासा अहम होगा क्योंकि पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत एक ही रोज होने जा रही है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को अगले 24 घंटों के दौरान टिकट जारी करने का ऐलान किया है। टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। सारे उम्मीदवारान अपने टिकट मुतालिका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। मैं पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से उम्मीदवारान से एक दरखास्त करता हूं कि जिस किस्म का टिकट आप चाह रहे थे शायद आपको वो टिकट नहीं मिला या आप टिकट चाह रहे और आपको टिकट नहीं मिला, अपने पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करें। और अब से कुछ देर पहले सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा कि रात 12 बजे से पहले टिकटों के हवाले से ऐलान कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब नून लीग की अगर बात की जाए तो प्लेइंग फील्ड में अब तक इत्मीनान के साथ खेलने वाली जमात के अंदर जो है वो टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात अब वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि 10 पीटीआई मुनर्रिफ अरकान में से 9 अरकान को नून लीग ने टिकट जारी कर दिया है। तौहीन अदालत की सजा पर 2018 के इंतखाबात से कबल 5 साल की नाअहली की सजा भुगतने वाले दानियाल अजीज साहब को नून लीग ने NA 75 नरोवाल से टिकट जारी नहीं किया। लाहौर के NA 121 पर ताहाल पार्टी इस बात का फैसला नहीं कर सकी कि सरदार अयाज सादिक साहब या और शेख रोहेल असगर साहब में से टिकट किसको जारी करना है। नून लीग को अभी भी कौमी असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 11 नशस्तों पर हतमी उम्मीदवारों का फैसला करना है। पुराने पार्टी लीडर्स को नजरअंदाज करके 9 मुनर्रिफ पीटीआई अरकान को पार्टी टिकट जारी किए जाने पर नून लीग को जमात के अंदर से तनकीद का सामना है। कुछ अरसा पहले तक मरियम नवाज साहिबा दूसरी जमातों में जाने वाले अरकान का तस्करा कुछ इन अल्फाज में किया करती थी। तो लोटों को रखेंगे बाथरूम्स में, उनकी जगह आपके वोटों के डब्बों में नहीं है। लोटों को वोट नहीं दोगे, आपके वोट की हुर्मत को पांव के नीचे कुचल कर चला जाए, वो आपके लिए क्या खड़ा होगा, वो आपकी क्या खिदमत करेगा।
सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस रहेगा कि 2 दिन में 2 जजेस का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में किस गैर मामूली सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन का सरप्राइज इस्तीफा क्या बता रहा है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस रिटायर्ड बज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर इसरार कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस के इख्तलाफात ही इस्तीफों का बाइस बने हैं? और बल्ले के इंतखाबी निशान की जंग सुप्रीम कोर्ट में किस नहज पर खत्म होगी? और नाज़रीन, 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफों का सामने आना क्या बता रहा है? इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA, और आप साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए कामरान साहब। और हमारे साथ पैनल में शामिल हैं अमजद शाह साहब, सीनियर माहिर कानून, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। अमजद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। ये जो 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट से 2 इस्तीफों का सामने आना, बतौर माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपके लिए कामरान साहब ये कितना बड़ा सरप्राइज था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दुनिया में कभी भी शायद इस तरह से मुझे याद नहीं है कि इस लेवल के इस्तीफे जो है ना वो 2 रोज में आए हों। और जब भी इस लेवल के इस्तीफे किसी मुल्क में आ जाएं तो फिर वहाँ पे कान खड़े होने चाहिए। मामला दुरुस्त नहीं है, सीधे नहीं है, और अगर सीधे नहीं है तो क्या मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन है या बुरा शगुन है? तो इसको हम मुल्क के लिए जो है ना वो ऐसा देखते हैं कि जिसमें कोई अच्छी बातें नहीं चल रही। इसका अल्टीमेट नतीजा जो है वो अल्लाह रहम करे, मगर पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं है। राइट। और आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है कामरान साहब? और क्या ये 2 इस्तीफे 2 रोज में आना, क्या ये चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद के तौर पे भी देखा जा सकता है? देखिए, दोनों इसमें बातें हो सकती हैं। इसमें एलिगेशंस के हवाले से कोई एलिगेशंस भी मौजूद हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। मैं इस पे कोई अपनी राय नहीं दूंगा, मगर इसके साथ साथ एक डिवीजन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, आज से नहीं काफी अरसे से। और ये डिवीजन जो है इतने बड़े लेवल पे अगर मौजूद हो तो फिर इसके नताइज भी जो है इसी तरह से निकलते हैं जैसे आप निकल पाए। राइट। अमजद शाह साहब, आप सेकंड करेंगे कामरान साहब की बात को? और जहां पर वो कहते हैं कि मामलात दुरुस्त जो है, वो ये इंडिकेशन है कि मामलात दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का पहले चीफ जस्टिस साहब के साथ बेंचेस की तश्कील और ड्यूटी रोस्टर के मामले पर आपको याद होगा इख्तिलाफ सामने आना, और फिर उनका बेंच से गायब हो जाना, और आज फिर उनका ये इस्तीफा सामने आना, क्या हमें ये बता रहा है कि जजेस के इख्तिलाफ और जिस तरह कामरान साहब भी कह रहे हैं जो डिवीजन है वो अब इस्तीफों की शक्ल इख्तियार कर रही है? कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ उनसे इख्तलाफ करूंगा। ये दोनों इस्तीफे कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। बज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ तमाम बार काउंसिल्स ने पिटीशंस फाइल की आर्टिकल 209 के तहत, और उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांग किस्म की एविडेंस मौजूद थी। और उस एविडेंस की मौजूदगी में उन्होंने जब देखा कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है तो उन्होंने रिजाइन करके कोशिश की कि वो इससे बच जाएं। लेकिन आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तारीखी फैसला किया कि उन्होंने प्रोसीडिंग को जारी रखने का फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। किसी के इनको फेस ये नहीं कर सकते थे तो ये जा रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने ज्यादतियां की हैं तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। इदारे के लिए ये बेहतर है। और एजाजुल एहसन साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं नहीं समझता कि वो किसी अच्छे मुंसिफ की तारीफ में आते हैं। वो एक अच्छे सरकारी मुलाजिम जरूर थे, लेकिन अच्छे मुंसिफ वो कभी भी नहीं थे। जिस चीफ जस्टिस के साथ बैठते थे उसी जिस तरह पानी किसी भी बर्तन में डाल दें वैसा हो जाता है, तो वो उस तरह हो जाते थे। कोई असूल या किसी मौक़िफ़ पर कभी वो कायम नहीं रहे। उनके जजमेंट्स आप देखें तो इधर और हैं उधर और हैं। तो आज अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो वो भी मेरा ख्याल है कि वो ये समझते थे कि शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। क्योंकि आज जिस वक्त उन्होंने देखा कि इस्तीफे के बावजूद भी बज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई जारी हो रही है, मतलब इसको जारी रखने का फैसला कर लिया गया है, तो उन्होंने अपने खिलाफ किसी किस्म का रेफरेंस आने से पहले ही कोशिश की कि वो अलग हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ही गैर मामूली बात है।
ये मुल्क के लिए खुशाइंद है कि ऐसे जजेस को चला जाना चाहिए और इनकी जगह आने वाले जजेस को अब इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाएं जो किसी दबाव में ना आ सकते हों, जो बेहतरीन जज हों और वो बिल्कुल आज़ादी से एक आज़ाद अदलिया की बुनियाद रखें, अच्छे तरीके पर वो सुप्रीम कोर्ट को चलाएं आइन और कानून के मुताबिक। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और उनका मौक़िफ़ हो और थोड़े दिनों के बाद कुछ और हो। राइट कामरान साहब, आप ये समझते क्योंकि आज जैसे ये इस्तीफे की खबर सामने आई तो कुछ क्लेम्स भी सामने आ रहे थे कि जैसे जजाजुल एहसन साहब के इससे मुतालिक भी कोई रेफरेंस सामने आ सकता है, कुछ मवाद जो है किसी वकील की जानिब से मुबैना तौर पे इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में इस किस्म के ये जो इम्प्रेशन या इस किस्म के क्लेम्स में कितनी सदाकत हो सकती है और आपको लगता है कि इस प्रेशर में आके इस्तीफा दिया जा सकता है? मैं नहीं कह सकता कि ये बात दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि ये बात सिर्फ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की जा सकती है और मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसा मटीरियल था या नहीं था। अगर किसी दोस्त के पास इंफॉर्मेशन है इस हवाले से तो वो यकीनन उसको शेयर करेगा, मगर जो कुछ हो रहा है वो यकीनन जो है ना वो ऐसे मामलात हैं कि जिसको फिर कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो रहा। अल्टीमेटली मैं अब मेरी अपनी सोच ये है कि मुल्क को अल्टीमेटली जो है ना इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा नहीं होगा। राइट कामरान साहब, लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब से जो इख्तिलाफ जस्टिस जजाजुल एहसन साहब का भी सामने नज़र आ रहा था, लाइक आई मेंशन्ड ड्यूटी रोस्टर हो या बेंचेस की तश्कील के मामले हो, उस हवाले से और जो उनका लेटर भी जो है वो सामने आया था, इस इस्तीफे को भी उसी सीक्वेंस में देखा जाएगा? इख्तिलाफ कोई इतना बुरी चीज़ नहीं होती। इख्तिलाफ तो बाज़ औक़ात मज़हब में भी जायज़ होता है और इससे जो है वो मामलात में बेहतरी आती है। इख्तिलाफ को अगर ज़ाती हदों तक ना ले जाया जाए, मेरा ख्याल है कि ये इख्तिलाफ वजह बन भी सकती है और इख्तिलाफ वजह नहीं भी बन सकती, मगर मामलात इससे आगे थे। डिवीज़न बहुत अरसे से जो है वो मौजूद थी और है सुप्रीम कोर्ट में, और ये डिवीजन जो है वो कोई अच्छी बात नहीं होती इतने बड़े आला अदारों में। राइट। और कामरान साहब, जो अमजद शाह साहब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक बात कर रहे थे, जो कि फैसला किया गया है कि वो भी जारी रहेगी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से मुतालिक। सो कानून इस हवाले से नाज़रीन को भी बताइएगा कि कहता क्या है, क्या ये कार्रवाई जारी रखी जा सकती है? देखिए, रूल्स में शायद इसकी परमिशन नहीं है, मगर दस्तूर में कोई इसकी ममानियत भी नहीं है। इस पे स्टिल जो है ना, इससे पहले जो है प्रेसिडेंट जो है वो ये है कि जिसने कभी इस्तीफा दिया है वो वहीं पे मामला ड्रॉप हो गए हैं। अब ये देखिए कि इस वक्त जो है ना, अब उन्होंने चूंकि प्रोसीड करने का इरादा किया है और ये प्रोसीड करना जो है वो अल्टीमेटली शायद कहीं पे चैलेंज भी होगा, तो फिर इसको देखते हैं कि इस पे क्या जो है वो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होता है। राइट। अमजद शाह साहब, अब ऐसे में आप जानते हैं कि अदालत उज़्मा में अहम आईनी मामलात के हवाले से कार्रवाई भी चल रही है। आपको लगता है कि इन इस्तीफों से सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग मुतासर हो सकती है? नहीं, मतलब वर्किंग तो चले, क्योंकि पहले ही कम है जजेस और 2 और चले जाएंगे तो उससे वर्किंग पे फर्क तो पड़ेगा। और लेकिन मैं एक चीज मैं जरा ऐड करना चाहूंगा कामरान मुर्तजा साहब की बात के साथ आगे, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इस तरह से थी कि एक रेफरेंस आया और जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और वो ड्रॉप हो गया। यहाँ पर ये जो इनके खिलाफ शो काज इशू हो गया था और ये फर्स्ट टाइम था कि शो काज इशू होने के बाद इन्होंने रिजाइन किया है। तो शो काज इशू होने के बाद इनका रिजाइन जो है, उसके बावजूद कार्रवाई जारी रखने का जो फैसला किया गया, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शो काज के बाद कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की गई हो। वो की गई है, लेकिन उनमें शो काज जो था वो इशू नहीं हुआ था। तो शो कॉज इशू हो चुका था और उसके बाद इस्तीफा सामने आया है, तो लिहाजा ये कार्रवाई जारी है जी, इस वजह से ये कार्रवाई जारी की जा रही है। राइट। और कामरान साहब, आप भी आपका इससे मुताल्लिक क्या व्यू है? शो कॉज जिस तरह से अमजद शाह साहब कह रहे हैं कि चूंकि पहले आ चुका था और उसके बाद उनका इस्तीफा सामने आया, लिहाजा कार्रवाई जारी रखी जाएगी। वो तो फैसला कर लिया ना आज अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि वो प्रोसीड करेंगे। कल के लिए फिर शायद रखा है मामले को, तो जब ये फैसला हो गया तो प्रोसीडिंग तो जारी रहेगी।
और कामरा साहब, आपके अपने ओपिनियन क्या है इससे मुतालिक? क्या जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था या फिर इसका सामना करना चाहिए था? देखिए, ये ज़ाती फैसला होता है। ये उन्होंने अपने मामले को बेहतर तौर पे वो समझा होगा। दो बातें उन्होंने, एक बात तो जो वो कर रहे हैं वो भी हो सकती है और एक बात जो उनके अगेंस्ट की जा रही है वो भी हो सकती है, मगर इसका फैसला जो है वो तारीख पे छोड़ दीजिए, वो आने वाले वक्त पे छोड़ दीजिए कि कौन दुरुस्त था कौन गलत था। मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है यहाँ पे फरीक बनना इस मामले में। राइट। अमजद शाह साहब, अब अगर आज भी चूंकि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के वकील जो है वो प्रेजेंट नहीं हुए थे, कल भी अगर पेश नहीं होते तो फिर ये इस कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? फिर कार्रवाई जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में जारी रहेगी। क्योंकि आज देखें, उन्होंने रिजाइन किया इस वजह से कि शायद उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएंगी, इसीलिए ना आज उनका कोई काउंसिल आया, ना आज उनका कोई नुमाइंदा आया, ना आया जुडिशल इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब क्योंकि कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर लिया है, तो अगर कल वो लोग आते हैं तो वो इसमें प्रोसीड करेंगे, और अगर नहीं आएंगे तो इनके खिलाफ प्रोसीड होगा फिर। और ये अगर नहीं आते तो फिर ये किस कानून के तहत ये आगे प्रोसीड होगा? एक्स पार्टी ट्रायल जो है हाँ जी बिल्कुल, उनका क्योंकि उनको नोटिस है और उस नोटिस में के बावजूद वो उसको ज्वाइन नहीं करते और उनका जो फेयर ट्रायल का राइट है वो उसको खुद ही उसको अवेल नहीं करना चाहते, तो ये उन तक है कि वो अवेल करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड होगा। और अगर वो अमजद शाह साहब, अगर वो ये दलील दे देते हैं कि चूंकि मैं रिजाइन कर चुका हूं लिहाजा ये कार्रवाई मेरे खिलाफ जो है वो जारी नहीं रह सकती, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखें, वो अगर इसको चैलेंज करेंगे भी तो उन्हें इससे पहले कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं मिलेगी कि शो काज इशू होने के बाद अगर कोई रिजाइन आता है तो कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले जितने भी केसेस ड्रॉप किए गए हैं वो शो काज से पहले ड्रॉप हुए हैं। रेफरेंस आया और कार्रवाई अभी पूरी तरह शुरू ही नहीं हुई थी और वो रिजाइन आ गया और वो ड्रॉप कर दी गई। इस दफा उनसे मुख्तलिफ थी सिचुएशन। शोकाज इशू हो चुका था, शोकाज का ये जवाब दे चुके थे और फिर उसके बाद इनका ना आना और रिजाइन कर देना इनको रिजाइन इनको बचा नहीं सकेगा, कार्रवाई होगी। राइट। कामरान साहब, जो मैंने एक सवाल बीच में किया था सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग से मुतालिक, आपके ख्याल में चूंकि अहम जो आईनी मामलात इस वक्त ज़ेर समात हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है कि वर्किंग किसी न किसी हद तक जो है वो इम्पैक्ट करेगी इन रेजिग्नेशंस के बाद? जाहिर है, देखिए मेरा ख्याल है 54-55 केसेस के नजदीक है प्रेगनेंसी, और पहले भी जजेस कम थे और मजीद 2 जजेस के कम होने से मजीद जो है ना वो फिर लोड बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे, तो वर्किंग जो है वो अफेक्ट होगी। पहले भी केसेस जो है ना वो लगते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिक्सेशन जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये मजीद जो है वो तकलीफ होगी लिटिगेंट को। राइट। और कामरान साहब, जो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं, किस हद तक डैमेजिंग होगा? और आपको लगता है कि ये जो इदारे की वीकनेस या कमजोरी के उसमें रिजल्ट कर रहे हैं ये रेजिग्नेशंस, इट हैज वीकेंड द इंस्टीट्यूशन? देखिए, पाकिस्तान के तमाम तर अदारे जो है ना वो हर रोज कमजोर होते जा रहे हैं और उसमें जो है वो हमारी अदलिया भी है। पहले भी हम जो है 140-42 में जो है 129वें नंबर पे शायद कहीं पे जो है नीचे से जो है बिल्कुल आखिरी नंबरों में स्टैंड करते हैं, और सिर्फ ये अदलिया का हाल नहीं है, बाकी हर अदारे का यही हाल है। तो ये मजीद जो है ना वो मुल्क के अदारों में ये तनाजुल आएगा। और चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि हो सकता है इस्तीफे के लिए जज पर दबाव डाला गया हो, आपके नजदीक ये कितना अहम है? जस्टिस को इस तरह से प्रेशर में आके तो मेरा ख्याल है नहीं लेना चाहिए। ये फिर अगेन जो है ना फैक्चुअल बात आ जाती है। फैक्चुअल बात को सिर्फ वही शख्स रिस्पॉन्ड कर सकता है जिसको इल्म हो उस मामले का, या जो उसका कोई किसी एंड पे जो है वो फरीक हो। तो इसके बारे में फैक्चुअल साइड पे जो है मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। राइट। अमजद शाह साहब, आखिरी सवाल सर, अब आप इस सिनेरियो में, सूरत हाल में वे फॉरवर्ड आपके नजदीक क्या नजर आ रहा है?
मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की जुडिशरी में ये एक अच्छी बात होगी कि लोग उन्हें रिजाइन, ये मतलब हमारे जजेस इस ओहदे को नौकरी समझ के हमेशा इसके साथ चिमटे रहते थे और इसकी तनख्वाह और पेंशन की बात थी, लेकिन इन फैक्ट ये जो ओहदे हैं ये सरकारी मुलाजिम नहीं है बल्कि ये मुनसिफ होते हैं, और जब इनको इख्तलाफ हो तो इनको चाहिए कि रिजाइन करें। और ये लेकिन अमजद शाह साहब, आप अभी कामरान कतई कलामी की माफी, लेकिन आप कामरान साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ये इस्तीफों से और नेचुरली ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, इदारे नेचुरली कमजोर इस चीज से होते हैं। आप इसको पॉजिटिव कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये इदारों को मजबूत करती है ये चीज, कि इसका मतलब है कि इदारों के अंदर एहतसाब का सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि लोग एहतसाब से डर के खुद ही रिजाइन करके जा रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 10-10 साल इजलास ही नहीं होता था। एक जज साहब के खिलाफ रेफरेंस आता था तो उनका पोता भी रिटायर हो जाता था और वो रेफरेंस पड़ा रहता था। कामरान साहब को पता है सब चीजों का, और 10-10 साल तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होता था। आज जब अदालत जो है, अदलिया जो है, वो अपने एहतसाब के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो ये इदारे की मजबूती का बायस बनेगा। ये इदारे को मैं समझता हूं कि अगर और लोग भी ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनके खिलाफ ऐसी एविडेंस मौजूद तो ये है, भी आप खुद एहतसाबी के तनाजुर में देखेंगे अब्दुल शाह साहब? होगा जी, वो इदारा मजबूत होगा अगर वो लोग भी चले जाएंगे। So more resignations, if we see more resignations to follow suit, आपके ख्याल में वो भी खुद एहतसाबी ही होगी, उसी तनाजुर में कंसिडर किया और बिल्कुल, और वो इदारे को मजबूत करेगी ये चीज, ये कमजोर नहीं करेगी इदारे को। देखे ना, इदारे उस वक्त मजबूत होते हैं जब उनके अंदर एहतसाबी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो और लोगों को पता हो कि अगर कोई गलत बात होगी तो उसकी सजा मिलेगी। तो ये जो चीज इदारे को मजबूत करेगी, उसको ताकतवर बनाएगी। कामरान साहब, राइट, कामरान साहब, आपका फाइनल कमेंट इस पे क्या होगा? क्योंकि सियासतदानों का हमेशा से ये गिला जरूर रहता है कि देर इजी टू ग्रिल, उनका एहतसाब किया जाता रहा है, लेकिन ऐसे में आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी गुज़िश्ता रोज से कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तीफा देने का, एक जज के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, वो काफी नहीं होगा, उनकी फैमिली, उनके एसेट्स को जो है उसकी छानबीन होना जरूरी है। सो ये खुद एहतसाबी के तनाजुर में देखते हुए इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, मैं अपनी बात कह चुका, मेरा ख्याल है जो मैं कह चुका वो काफी है। सो आप अलार्मिंग ही टाइम्स देख रहे हैं आगे? हाँ, मैं जो कुछ कह चुका, मेरा ख्याल है मेरा मौक़िफ़ आ गया। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके। अमजद शाह साहब, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर माहिर कानून और सीनियर रहनुमा JUIFA, जिन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफे सामने आ रहे हैं नेचुरली ये इदारे को कमज़ोर कर रहे हैं, ये एक हाईलाइट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि मामला दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त सिमत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अलार्मिंग टाइम्स के हवाले से उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि ये अच्छी एक रिवायत जो है वो नहीं नज़र आ रही। दूसरी जानिब अमजद शाह साहब, जो कि मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने ये इसको एक पॉजिटिवली लेते हुए, समझते हुए उन्होंने ये कहा कि ये इस्तीफे से खुद एहतसाबी जो है उस अमल में और उस तनाजुर में देखी जाएगी, और साथ साथ ये इदारे के लिए भी, इदारे को मजबूत बनाते हुए दिखाई देगी। साथ साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसके जारी रहने के भी हवाले से ऑल्दो कामरान साहब समझ रहे थे, और उन्होंने कहा जिस तरह से उनका ओपिनियन सामने आया कि ये रूल्स में तो इसकी मुमानियत है, अगरचे अमजद शाह साहब समझते हैं कि चूंकि शो कॉज नोटिस सर्व हो चुका था जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को, और उसके बाद उनका इस्तीफा आया, लिहाजा ये कार्रवाई जारी रखने का जो फैसला किया गया है वो दुरुस्त फैसला है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है गुज़िश्ता रोज के पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक मुश्किलात बढ़ाने के मुतरादिफ है, एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और एप्लीकेशन दायर कर दी गई है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमें ज्वाइन करें तैमूर खान झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक सूबाई वजीर आप रह चुके हैं। झगड़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब,
साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंवर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंवर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गुज़िश्ता रोज, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो गया है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो कोई आईनी इदारा है उस पर तौहीन तो नहीं लगती। इसमें है कि लेकिन उनकी वजूहात जो है नजर हमें तो नहीं आई। उसके फैसले में जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने 2-4 एक ऐसा पैरा उसमें ऐड कर दिया जिसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियार जो है वो जीरो हो गए, खत्म हो गए। उसमें उन्होंने ये कहा, अपने ठीक है अपना फैसला सुना देते, वो ऑनरेबल जस्टिस है, दोनों बड़े काबिल तरीन जज है पेशावर हाई कोर्ट के। उन्होंने ये लिखा अपने फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में जांच पड़ताल करने और उनका इंतखाबी निशान वापस लेने के कानूनी तौर पर कोई इख्तियार नहीं है। तो ये जुमला ऐसा था जिससे फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि अगर ये बरकरार ही रहा फैसला तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइंदा किसी सियासी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुदाखलत करना, देखना, जांच पड़ताल करने से खत्म हो गए उसके इख्तियारात। तो उन्होंने अपने इख्तियारात की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा कि जनाब ये जो है जो पॉइंट ऑफ व्यू है पेशावर हाई कोर्ट के 2 डिवीजन बेंच का, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सारी रिट खत्म कर देगा। हमने तो इलेक्शन ठीक है, हमारे फैसले के खिलाफ अपीलें हो सकती है, फैसला हमारा कलंदन भी हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये दुरुस्त इकदाम लिया है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए? वही से दुरुस्त किया कि अगर इलेक्शन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ना जाता तो आइंदा जब किसी सियासी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में वो छानबीन करता, जांच पड़ताल करता, नोटिस भेजता, तो वो कहते थे पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपके पास इख्तियारात ही नहीं है, तो आप हमें जांच पड़ताल करने के नोटिस क्यों भेज रहे हैं? तो इस लिहाज से अपने इख्तियारात के लिए, अपने वजहात के लिए, अपने इख्तियारात के वजहात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त, एक ये बात दुरुस्त नहीं रही कि इलेक्शन के पाकिस्तान को ये सिंबल जो पेशावर हाई कोर्ट ने दे दिया था तो उसको जारी कर देते, उसके बारे में कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए थी। वो सिंबल दे, बाकी जहाँ पे अपने वजाहत के लिए आप सुप्रीम कोर्ट गए, आप जाते रहे, लेकिन सिंबल देना चाहिए था, सिंबल देना चाहिए था, सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए था। और ऑल्दो के उस ऑर्डर में भी अहकामात वाज़ेह तौर पे जारी किए गए थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए। झगड़ा साहब, इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट अब चला गया है, ऑल्दो के साइमल्टेनियसली आपकी जमात भी पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन लेके जा चुकी है, ऑल्दो उसकी अब इतनी कहा जा रहा है कि वो इतने वेटेज नहीं रखती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जो जा चुका है। आपके लिए सरप्राइज था इलेक्शन कमीशन का मूव, या फिर आपकी जमात तवक्को कर रही थी? नहीं, सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट जरूर थी। अफसोस जरूर होता है कि लगता है कि जिस इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ तरीके में इलेक्शन करना है, वो तुली हुई है कि जितना इलेक्शन को मुतनाज़िब बना सके वो करे। देखिए, जो 2-3 बातें हुई, पहली बात ये कि आया इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी से सिंबल ले या ना ले। अगर सिंबल लेने का मतलब इफेक्टिवली ये ना हो कि पार्टी बैन हो जाए, जो सिंबल लेने का डी फैक्टो मतलब है, तो फिर तो मैं ये समझ सकता हूं। अगर नहीं है तो ये बड़ा वाज़ेह है कि वो पार्टी का बैन करना वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है जब गवर्नमेंट को ही रेफरेंस भेज दे। हमें पता है कि हमारे मुल्क में इस टाइप के पावर्स, इस टाइप के जो इख्तियारात हैं वो अब्यूज ही होते हैं, जैसे आज सबके सामने हो रहे और बाद में होंगे, और वो किसी से बात छुपी हुई नहीं है। 175 पार्टियां हैं, तकरीबन सारी पार्टीज के अनअपोज्ड इलेक्शंस होते हैं। किसी पार्टी के अनअपोज्ड इलेक्शन करने पे उनको इलेक्शन से निकालना और वो उस पार्टी का पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी होना, ये बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स अबाउट इट। और सेकेंडली, जो इलेक्शन कमीशन 360 दिनों में पंजाब और केपी के इलेक्शन नहीं करा सकता और आईन में 90 दिन का लफ्ज नहीं देख सकता, माजरत के साथ उसे ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शंस की छानबीन करे और ये डिसाइड करे कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने का इख्तियार रखती है
या नहीं रखती। ये मैं आपको वो हकीकतें बता रहा हूं। मैं तो 30 साल कंवर दिलशाद साहब की तरह मैंने इलेक्शन कमीशन में काम नहीं किया, लेकिन ये हर अक्लमंद पाकिस्तानी इस कंक्लूजन को जरूर पहुंच रहा होगा। राइट, बट झगड़ा साहब, आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की भी लाइन काफी वाजे नजर आ रही है। आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसर वाला फैसला हो या फिर पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त हो, आज भी जो बेंच तश्कील दिया गया है इलेक्शन कमीशन की पिटिशन के हवाले से, वही बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और यही तो 3 रुकनी बेंच जो है अब इस केस की भी समाअत करेगा, इस पिटीशन की समाअत करेगा। सो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अब किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बारे में मेरी बात करना वो गैर मुनासिब है। जो भी हो, मतलब हम बहुत सी चीजों पे बात कर सकते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तनकीद अवाम भी करेगी और तारीख तो जो है वो कंक्लूसिवली फैसला करेगी। लेकिन आपने आरओज का बताया, अगर आप आरओज के फैसले को देखें, उसके बाद हमने देखा ना कि इस जो नॉमिनेशन के फेज में जो देखा गया आरओज का रोल, जिसने एक पार्टी का रिजेक्शन रेट 24% रखा और बाकी 2 बड़ी पार्टियों का 2% भी नहीं रखा। ठीक है, 12 गुना फर्क। अब उसके बाद अगर हम ये भी कहें कि जो लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल की थी कि जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया तो फिर इलेक्शन के प्रोसेस में डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए, तो इससे बड़ी कौन सी डिसरप्शन हो सकती है कि जो पार्टी जिस पार्टी का इलेक्शन में होना या ना होना इलेक्शन की लेजिटिमेसी में बहुत बड़ा सवाल उठाएगा, उसको आखिरी दिन तक इलेक्शन कमीशन तुली हुई है कि किसी तरीके से निकाले। तो अब आई होप कि सुप्रीम कोर्ट वही प्रिंसिपल और वही फंडामेंटल राइट्स जिस पे उन्होंने नवाज शरीफ की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को सेट असाइड किया, वही प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स इस्तेमाल करेगा और पीटीआई को अपना सिंबल मिलेगा और इलेक्शन का मुतनाज़े होना थोड़ा सा कम रहेगा। राइट, सो गुड थिंग इज कि यू आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। कंवर दिलशाद साहब, पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्ले के मामले पर नजरसानी का कितना कानूनी स्कोप जो है आपके ख्याल में बचता है, और क्या बल्ला आपके ख्याल में तीसरी बार पीटीआई से आप फोरसी कर रहे हैं कि छिन सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नजरसानी की दरख्वास्त नहीं दी है। नजरसानी की दरख्वास्त तो वो पेशावर हाई कोर्ट में दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में तो जैसे हमारे इतला के मुताबिक जैसे हमें देख रहे हैं 5 चैनलों पर, उन्होंने अपने इख्तियारात की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। बाकी सिंबल के बारे में जो फैसला है वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अब फैसला करेगी कि या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को तौसीक करते हैं या उसको वो कालदम करार देते हैं। पर अपने इख्तियारात के साथ साथ उन्होंने बल्ले वाली ये बात भी चैलेंज की है। और दुरुस्त है, तो आपने कहा होगा कि हमने जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सिंबल वापस लिया है वो हमारे पास इख्तियारात थे और हमने उसके तहत सिंबल वापस लिया है। तो अपने इख्तियारात का जहां उन्होंने किया है चैलेंज किया वजाहत के बारे में, तो साथ साथ सिंबल का वाक़या पेश आ गया। लेकिन बात ये है कि हमारे दोस्त ठीक है, वो तैमूर जगड़ा साहब की बात कि बस इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं और इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो अब अगर ये इंतखाबी अमल के तहत ये इंतखाबी निशान जो है ये अगर कंट्रोवर्शियल बन गया तो इसके आइंदा इंतखाबात पर तो बड़े इसके गहरे असरात पैदा होंगे। और लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड का देखा जाए, दुनिया के भर के जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो आपको वर्ल्ड पावर को तो इलेक्शन के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो देखें ना, बांग्लादेश में बाकायदा वहाँ गड़बड़ हुई है, सब कुछ हुआ, वोटर टर्नआउट भी 40% पे आ गया और वो बिल्कुल इंतखाबाती अमल को अमेरिका ने भी मजम्मत की, वर्ल्ड पावर ने भी मजम्मत की, लेकिन हुस्ना वाजिद ने कहा मैं किसी की परवाह नहीं करती, मैंने हरफ उठा लिया। तो ये जो इंतखाबी अमल जो है ये सारे एशियन कंट्री में जो हो रहा है उसके तमाम हालात अच्छे नहीं जा रहे। बट कंवर साहब, आपने भी इलेक्शन कमीशन में आप सर्व कर चुके हैं बड़े तवील अरसे तक, आपने कभी ऐसा माहौल देखा कि जब इलेक्शन के इनेकाद से कबल 1 माह से कम वक्त का अरसा रह गया हो और इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात के खिलाफ बज़ाहिर ना सिर्फ एक पार्टी के तौर पे जो है वो नजर आ रहा हो, बल्कि इंतखाबात पर फोकस करने के बजाय नजर आ रहा है कि तमाम जो है वो अदालतों में ही इनके चक्कर लगवाने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? नहीं, ये बड़ा यूनिक मामला हो रहा है, बड़ा इंफरादी केस है, मुनफरद केस है।
कि जो हमने तो अपने दौर में ऐसा कोई अपना मरहला नहीं देखा जिसके तहत इंतखाबात से 1 महीने पहले कोई इंतखाबी निशान पे झगड़ा हो, पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर झगड़ा हो। ये जो मामला चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन और अदालत के साथ साथ, ये एक मुनफरद फैसला है और मुनफरद जो है रवायात क्याम की जा रही है। तो ठीक है कि हम वैसे तो हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हर पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करेंगे, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट को भी चाहिए था कि अपना फैसला कर देते कि जी अब हमें आपका फैसला कदम करार देते हैं। अब ये लिखना के नीचे के जनाब आपके तो इख्तियार ही नहीं थे, आपने किस ताकत के तहत, किस कानून के तहत ये अपना इंतखाबी निशान वापस ले लिया, ये जुमले ना लिखते वो, ये जुमले ना लिखते तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जाना। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आपके ख्याल में एक्सेप्ट कर लेता? नहीं, वो बहरहाल आप सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसला करेगी आया ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ये लिख दिया कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियार नहीं है किसी पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोर्ट्स को जांच पड़ताल करना या उसका इंतखाबी निशान वापस लेना, तो फिर ये ठीक है। फिर आइंदा कौमी असम्बली आए उसमें जो सेक्शन 205 है, 209 है, उसको खत्म कर दें। मैं आपसे इसीलिए मैं यही आपसे पूछ रही थी कि स्कोप जो है वो क्या आपको लगता है कि लिमिटेड है, इसमें किस हद तक मौजूद है? क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत के दौरान भी ये बात अदालत ने रेज की थी कि शो कॉज नोटिस की जहां पर बात आती है या इनको इंटीमेट करने की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं किया गया था बिफोर के वो ये ऑर्डर जारी कर रहे थे। फिर आर्टिकल वो जो सेक्शन 215 का हवाला दिया जाता है इलेक्शन एक्ट 2017 का, आर्टिकल 17 का हवाला दिया जाता है जिसकी क्लियर एक खिलाफ वर्जी बहरहाल नजर आती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर झगड़ा साहब, आपकी जमात अपने उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो करने जा रही है झगड़ा साहब, और अब ये खदशा भी आपकी बहरहाल जमात को मौजूद है क्या कि उम्मीदवारों पर पार्टी के नामजदगी के बाद एक नया और शदीद दबाव आ सकता है? हम तो इस चीज की भी प्लानिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में मोहसिन नकवी की पुलिस जो है उसका जो है वो कैंडिडेट्स के साथ मुकाबला होगा या नहीं मुकाबला होगा जब वो अपने टिकट्स जमा करने जाएंगे। राउंड 3 कह दें इसको, राउंड 4 कह दें, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ये समझ गए हैं ये 2024 है। 2024 का नौजवान पाकिस्तान, जितना आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें उतना ही उसकी क्लियर रिएक्शन होगी। तो मेरे ख्याल में माजरत के साथ जो इस वक्त वाकई जमहूरियत को डरेल करेगा तो वो तारीख में अपना नाम ही जो है वो बुरा लिखेगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पे मबनी और पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर सही फैसला करेगा, और उस फैसले में कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं करानी चाहिए। राइट, आपसे यही सवाल कि वो जो इलेक्शन की जो एक एंथुजियाज्म नजर आता है, एक जो गेमा गेमी नजर आती है, जो कि अक्टूबर तक निगरान वजीर आजम को तो बहरहाल नजर आ रहा था, लेकिन क्या आपकी जमात का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्यों मिसिंग है इस वक्त? और ये मुल्की तारीख में ये भी कुछ पहली दफा हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड एक इवेंट के तौर पर तारीख में रकम किया जाएगा ये बात भी? मेरे ख्याल में इस लिहाज से बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है कि एक पार्टी को जितना दबाया जा रहा है वो पार्टी दब नहीं रही। उसके साथ जो अवाम की सपोर्ट है, उसके लीडर इमरान खान के साथ जो अवाम की सपोर्ट है वो हिल नहीं रही। आज एक सर्वे भी आया, मैं वही बात करने जा रही थी, गैलप सर्वे का, बिल्कुल, जिसमें वो जो पॉपुलैरिटी गैप है वो कम हो चुका है जी, जिसमें दिखाया गया कि पंजाब में जितने दिन नवाज शरीफ अपने कॉन्फ्रेंस रूम में छुपे हुए बुज़दिलों की तरह बैठते हैं उतनी उनकी ज्यादा मकबूलियत पंजाब में कम से कम ज्यादा होती है। तो मुझे ये नहीं पता कि पंजाब को अपने लीडर्स कॉन्फ्रेंस रूम में छुपे हुए बुज़दिलों की तरह नजर आने पे उनकी मकबूलियत ज्यादा होने का क्या शौक है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि एक बड़ा सरियल माहौल है। जब पीटीआई को नहीं इलेक्शन कैंपेन करने दिया जा रहा तो हमारे जो मुखालिफ हैं उनकी कैंपेन्स में भी कोई जान नहीं है। और फिर आप देख लें जो हमारे दो सूबों में जो दो सबसे बड़े मुखालिफ हैं, पंजाब में नवाज शरीफ छुपे हुए और कैंपेन ही नहीं नजर आ रही।
फजल रहमान तो पता नहीं अफगानिस्तान में इलेक्शन कैंपेन करने चले गए। ये भी एक तारीखी जो है वो वाकया है कि वो कह रहे हैं कि पंजाब के पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, और अफगानिस्तान में पहुंच गए। तो इंशाअल्लाह हम तो सामना भी करेंगे, और मुझे 100% यकीन है कि इस टाइम पाकिस्तान के अवाम ने एक रास्ता ढूंढ लिया है अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर करने का, और वो है इंशाअल्लाह कि 8 फरवरी को जो भी हो उन्होंने वोट इमरान खान को देना है। वोट आप कहते हैं उन्होंने इमरान खान साहब को देना है। कमर दिलशाद साहब, इफ यू कैन हेयर मी सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने जहां पर जिक्र किया कि एक मुनफरिद रिवायत नजर आ रही है जहां पे इलेक्शन कमीशन और एक सियासी जमात के दरमियान जो मामलात है जिस तरह उनमें उनको तूल दिया जा रहा है, बट क्या ये भी आप समझते हैं कि एक यूनिक बात है कि इलेक्शन से कबल हमें वो इलेक्शन का माहौल नहीं नजर आ रहा मुल्क में? माहौल तो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा। आप ये कब कमर दिलशाद साहब, 1 महीने से कम का अरसा रह गया है। अभी कोई भी बात बहुत कम दिन रह गए, 22 दिन रह गए हैं, लेकिन बात दुरुस्त फरमा रही है आप, तो माहौल तो नहीं बन रहा। लेकिन देखिए आप 2018 में क्या हुआ था। 2018 में ये हुआ था कि जनाब एक रात पहले हनीफ अब्बासी को अरेस्ट कर लिया, बैलेट पेपर छप गए, बैलेट पेपर छप चुके थे, तो बाद में एकदम उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो बैलेट पेपर की जगह पर नया जो कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, तो वो इलेक्शन जो है उस हल्के में मुलतवी कर दिया गया। राइट, बट वो एक कैंडिडेट थे कमर दिलशाद साहब, कतल कलामी की माफी, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी के साथ किया जा रहा है। उन्हीं पूरी पार्टी के उस 2018 के इलेक्शन भी जो थे वो भी इसी अंदाज में चल रहे थे, कोई अरेस्ट हो रहा था, कोई फार हो रहा था। ये सारे मामला जो होते हैं हमारे मौसमी हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान जो है उसकी भी क्रेडिबिलिटी जो है, देखें किस अंदाज से जज, ठीक है, एक इजाजुल हसन के बारे में तो कोई केस नहीं था, उसने इस्तीफा दे दिया। इस तरह नजर ये आ रहा है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का ढांचा जो है वो भी जो है मुतज़लज़ल हो रहा है, और इनके फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो भी आइंदा तारीख में वो भी बड़े कंट्रोवर्शियल बनेंगे कि आप किस अंदाज से वो आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह कर रहे हैं। आर्टिकल 62(1) को सेक्शन 232 के साथ उन्होंने अटैच कर दिया। ये सारे मामला जो है ये जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बहुत ही अहम बातें होगी। परवेज मुशर्रफ साहब का बिला वजह वो केस ना के दुनिया भर में एक जगह साई करवा दी। एक मुल्क का सदर रहा है 9 साल तक, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहा है, उसको गद्दारी करार दे दिया। तो जब गद्दार करार देंगे तो इसकी बारी तो आगे तक बात जाएगी, गद्दारों की रास्ता खुलता जाएगा। तो ये बड़े अजीब हो गए फैसले हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या बिला वजह एक आदमी की डेथ हो गई है, 1 साल डेथ से हो गई है, उनके मरने के बाद इस तरह के फैसले आ रहे हैं कि लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो तमाम आईनी इदारे हों या सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी राष्ट्रीय कमीशन हो, सारे के फैसले जो है अवाम बड़ी गहरी नजर से देख रही है। अवाम आप कह रहे हैं कि बड़ी गहरी नजर से देख रही है। झगड़ा साहब, फाइनल कमेंट जो कमर दिलशाद साहब ने 2018 के सूरत हाल से मवाजना किया आज की सूरत हाल का, उस पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, अगर मैं शरारत करना चाहता तो मैं कहता कि कंवर साहब ने जो इतना टाइम इलेक्शन कमीशन में गुजारा है, अगर ये सारे स्टॉलवर्ड्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाते तो ना कोई 2013 के इलेक्शन पे सवाल उठा सकता, ना 2018 के इलेक्शन पे सवाल उठा सकता। और जो आज हो रहा है, माजरत के साथ, उसने तो 2018, 13, 8, 2, 97, 93, 90, 88 सब में रिगिंग मिला भी देना तो जो आज हो रहा है उसके आधे तक भी नहीं पहुंचती। कमर साहब तो खुद ही वैसे हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, वो तो खुद ही परेशान है कि ये बड़ी यूनिक, वो कहते हैं मुनफरिद रिवायत है जो कायम हो रही है। नहीं होनी चाहिए, हमें अवाम की राय पे ट्रस्ट होना चाहिए। और ये आप देखें कि अगर इलेक्शन कमीशन के जो ओहदेदार हैं उनको मेडिकल लीव पे नहीं जाना चाहिए, उनको सिकंदर सुल्तान राजा साहब से लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी उनके हाथ में है। मैं कम से कम अगर उस ओहदे पे होता तो ये ना चाहता कि मेरा नाम तारीख में ऐसे लिखा जाए कि इस बंदे की वजह से या इस इदारे की वजह से इस वक्त में पाकिस्तान के इलेक्शंस इतना मुतनाज़े हुए और पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा
कि वो होना नहीं चाहिए था। तारीख ये चीजें कभी भी सही तरीके में याद नहीं करती। राइट, और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना कलीदी और जो आईनी उसकी जिम्मेदारी है वो रोल प्ले करता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे। और कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कमर दिलशाद साहब का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बल्ले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, लेकिन साथ साथ अपने इख्तियारात, अपने जो आईनी इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उससे मुतालिक भी वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। दूसरी जानिब तैमूर झगड़ा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जाना कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन वो पुरुम्मीद हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और बल्ला जो है वो वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।